हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता तोमर और आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्यूरेट करी गई है। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट साल 2024 के विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस का पार्ट है, सो दैट आपका जो करंट लीगल वाला पोर्शन है, करंट लीगल नॉलेज वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता चले और आप लोगों का जजमेंट्स का प्रिपरेशन साथ में होते हुए चले। सो आज का पहला केस है हमारा द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। ये केस जो है, इस केस के अंदर जो मेन कंसर्न था वो ये था कि क्या हम SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपके OBC कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया हुआ है इन द नेम ऑफ क्रीमी लेयर्स एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो क्या इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन आपका SC ST कैटेगरी में हो सकता है? एक सिमिलर कंसर्न ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में ऑलरेडी रेज हो चुका था एंड उस केस के अंदर जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था उसने इस क्लासिफिकेशन को डिनाई कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं कर सकता या कोई भी कोर्ट इस तरीके का क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं कर सकती है। बट दविंदर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का जब केस आया तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक लार्जर बेंच को इस केस को रेफर कर दिया फॉर द सेम क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय अ लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द स्मॉलर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड रेफर्ड दिस मैटर एंड जब इस केस को रेफर करते हुए जब सुना गया तो 7 जजेस की बेंच थी। जो अर्लियर स्मॉलर बेंच थी वो 5 जजेस की थी। उस 5 जज बेंच ने इसको रेफर किया 7 जज बेंच को, जिसके अंदर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब भी थे, विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये सारे 7 जजेस की बेंच ने इस मैटर को डिसाइड किया और इस मैटर को डिसाइड करते हुए कहा कि बिल्कुल सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है विद अ मेजोरिटी ऑफ 6:1। बेला त्रिवेदी dissented from the judgment. Bela Trivedi dissented from the judgment. Other than her, all 6 of the judges were in the favor of this sub classification and they said कि sub classification किया जा सकता है, किया जाना चाहिए for the better catering of the reservation to the people who are in dire need of it. And as far as the power of the courts are concerned, यहाँ पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the classification of the scheduled caste and scheduled tribes is permissible, overruling the E.V. Chinnaiya versus State of Andhra Pradesh judgment, which stated that the sub-classification of SC/ST is contrary to the Article 341 of the Indian Constitution, which confers the right on the President to prepare the list of SC/STs. तो यही जो कंटेंशन था यहाँ पे कि क्या 341 में जो पावर दिया हुआ है या क्या आर्टिकल 341 को हम इन्फ्रिंज कर देंगे अगर हम ऐसा सब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसी चीज के ऊपर कोर्ट ने डिसाइड किया दैट नहीं, ये आर्टिकल 341 को किसी भी तरीके से एडवर्सली इंपैक्ट नहीं कर रहा है एंड देयरफॉर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द SC/ST कैटेगरीज कैन एब्सोल्युटली बी डन विदाउट encroaching the boundaries without encroaching the boundaries that the constitution has set for the legal system. चलिए अब नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। सो इधर 5 जजमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला जजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी जजमेंट में डिसेंटिंग ओपिनियन और डिस्कस कर लेते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी का। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन शी सेड द स्टेट्स हैव no legislative competence to enact the law for providing reservation or giving preferential treatment to a particular caste or caste by dividing, subdividing or subclassifying or regrouping the caste, races or tribes enumerated as the scheduled caste in the notification under article 341। यहाँ बेला त्रिवेदी का कंटेंशन ये था कि ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स अगर हम देखें तो 341 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है लिस्ट बनाने की, आर्टिकल नोटिफाई करने की कि कौन सी कास्ट आपकी शेड्यूल कास्ट होंगी, कौन सी कास्ट आपकी शेड्यूल ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स आपकी शेड्यूल ट्राइब्स होंगी। एंड 342 talks about scheduled tribes का notifying the scheduled tribes and ये power president को दिया हुआ है ना कि state legislature को, and therefore the state legislature is not in the power to legislate and divide or subdivide or subclassify or regroup these castes and or these classes. But and Trivedi also illustrated that the state must evolve a policy of identifying the creamy layer even from the scheduled caste and scheduled tribes so as to exclude them from the benefit of the reservation. 4 out of 6 judges who delivered the
majority judgment also expressed their views on the creamy layer issues. तो जो 6 जजेस थे जो फेवर में थे जजमेंट के, उन्होंने भी क्रीमी लेयर वाले सेग्रीगेशन के ऊपर अपना कंसर्न दिखाया और पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए या एक बेटर पॉलिसी क्यूरेट करने के लिए, ताकि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन प्रॉपरली किया जा सके, उसको लेकर के अपना कंसर्न दिखाया. बट एट लास्ट 6:1 के मेजोरिटी में आपका ये जजमेंट आया, विच हैज legalized and which has allowed the sub classification of SC and ST categories. चलिए नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर चलते हैं. द नेक्स्ट केस इज ऑफ सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक एनजीओ, एक सोसाइटी जिसने एक पेटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शोइंग देयर कंसर्न्स विद रिगार्ड टू the prevailing effect of the personal laws over some other statutes which are much more important. जिनमें से एक है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पर्सनल लॉज ऑपरेट करते हैं एंड टू मेजर कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों के ऊपर अपने अपने पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं. बट क्योंकि हिंदू लॉ काफी हद तक मेजरली कोडिफाइड है, या आप कह सकते हैं कि पूरा ही तरीके से कोडिफाइड है, तो हिंदू लॉ तो कॉन्ट्रवीन नहीं करता है ऐसे स्टेट्यूट, तो जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है. बट मुस्लिम लॉ, बिकॉज इट हैज नॉट बीन कोडिफाइड, इट ऑफन इन्फ्रिंजेस द बाउंड्रीज दैट हैव बीन सेट बाय द अदर स्टेट्यूटरी लॉज. एंड यहाँ पर भी एक ऐसा ही मैटर है जहां पर हम कंसर्न है चाइल्ड मैरिज के स्टेटस के साथ में, कि क्या चाइल्ड मैरिज अलाउड होनी चाहिए या नहीं अलाउड होनी चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है कि जो अलाउड, जो लीगल एज है फॉर मैरिंग, दैट इज 18 years फॉर द गर्ल्स एंड 21 years फॉर द बॉयज. बट मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि प्यूबर्टी इज द एज फॉर कंसेंटिंग अ मैरिज, या फिर 15 साल की आयु जो है, दैट इज द अप्रोप्रिएट एज फॉर सोलमनाइजिंग अ वैलिड मैरिज. अब दोनों ही बातें कॉन्फ्लिक्टिंग है. सवाल ये उठता है कि कौन किसके ऊपर प्रिवेल करेगा. यहाँ पर हमने अक्सर देखा कि पर्सनल मुस्लिम लॉ को प्रिवेल करने दिया जा रहा था आपके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर, विच इंडीड वॉज कॉजिंग डैमेज टू द चिल्ड्रन. किस तरीके से? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाने के पीछे दो मेजर कारण थे. एक ये था कि बच्चे जिनकी बचपन में शादी हो जाती है, या जो एज उनके पढ़ाई लिखाई की, जब उस उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस और मैरिटल ड्यूटीज में इस तरीके से कॉट अप हो जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर एजुकेशन, विच कॉजेज इलिटरेसी, विच कॉजेज which creates a circumstance for them where they are not independent, where they are not economically well off, they are not financially independent, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है. और दूसरा रीजन ये है कि when the children are married at a tender age, it often gives a chance to abuse the biology of the child, or abuse either sexually or verbally abuse the child. So यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों की बायोलॉजी को, बच्चों की वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है. बट अगर हम किसी पर्सनल लॉ के तहत चाइल्ड मैरिज अलाउ करते हैं, तो वो अधिकार अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो सभी बच्चों को मिल रहा है, पूरे देश में सब बच्चों को दिया जा रहा है, वो मुस्लिम बच्चों को नहीं दिया जा पाएगा, और मुस्लिम बच्चों से वो उनका अधिकार खत्म हो जाएगा या छीन लिया जाएगा. इसी बात के ऊपर यहाँ पर यही कंसर्न दिखाते हुए आपका ये सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन ने पिटिशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या पीसीएमए को प्रिवेल करना चाहिए पर्सनल लॉ के ऊपर, या पर्सनल लॉ को प्रिवेल करना चाहिए पीसीएमए के ऊपर. क्या पीसीएमए को यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए सभी कम्युनिटीज के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट देते हुए कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पीसीएमए मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द पर्सनल लॉज in cases where the later permits the child marriage, as allowing such practice undermines the right of the children to dignity and autonomy guaranteed by article 14, 15 and 21. article 14 right to equality देता है, 15 आपको right against discrimination देता है, 21 आपको right to life and liberty देता है. अगर हम एक बच्चे की माइनॉरिटी में शादी करा देते हैं, या एक कम उम्र में शादी करा देते हैं, हम चाइल्ड मैरिज कराते हैं, तो उस बच्चे का इक्वालिटी, उसकी इक्वालिटी इन्फ्रिंज होती है, जो कि बाकी अगर कम्युनिटी के बच्चों से कंपेयर किया जाए. साथ ही में उसका डिग्निटी और राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी इन्फ्रिंज होता है, उसकी ऑटोनॉमी इन्फ्रिंज होती है. अगर एक बच्चा वही 18 साल का होता और फिर वो डिसीजन लेता, तो वो उसकी ऑटोनॉमी कहलाती. बट बिकॉज द पेरेंट्स और द गार्जियंस हैव डिसाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, दे हैव लॉस्ट देयर ऑटोनॉमी.
एंड दैट इफेक्ट्स देम मल्टीलैटरली, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हमने कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर आप चाइल्ड मैरिज को हम अलाउ कर देंगे तो वो बच्चों की ऑटोनॉमी को, बच्चों की लिबर्टी को, उनकी डिग्निटी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। आर्टिकल 14, 15 और 21 को इम्पैक्ट करता है। देयरफॉर चाइल्ड मैरिज शुड नॉट बी अलाउड, एंड एनी पर्सनल लॉ विच इज अलाउइंग चाइल्ड मैरिज will not be allowed to take precedence over the Prohibition of Child Marriage Act, and hence PCMA will prevail over any other law which allows child marriage. Further, the court observed that statutory protections under PCMA are aligned with India's obligation to protect the children's right and cannot be compromised by personal law provisions. साथ ही में कोर्ट ने एक लार्जर पिक्चर दिखाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर पिक्चर ड्रॉ करते हुए कहा कि देखिए जो आपका पीसीएमए है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, वो एक इंडिया का जो ऑब्लिगेशन है, जो इंडिया का एक एस्पिरेशन है टू क्रिएट अ सेफ एंड अ गुड एनवायरमेंट एंड अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, उसको कहीं ना कहीं अपहोल्ड करता है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सनल लॉ है जो हमारे इस लार्जर विजन को या हमारे देश के इस लार्जर विजन को किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज कर रहा है या क्षति पहुंचा रहा है, हम ऐसे पर्सनल लॉ को प्रिवेल करने नहीं दे सकते। एंड इसी के साथ में पीसीएमए को आपके क्या दे दिया गया, प्रिवेल, एक आपका प्रिवेलिंग इफेक्ट दे दिया गया ओवर दी, सॉरी प्रिसीडिंग इफेक्ट दे दिया गया ओवर दी personal laws. Now, coming on to the next case, which is right to privacy of the adolescents. Right to privacy of the adolescents क्या है इस पर्टिकुलर केस में, क्या बात हो रही है, हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। बेंच पे आपके जस्टिस एस ओका है एंड जस्टिस उजल भुवन है यहाँ पर, एंड सॉरी भुयान है यहाँ पर। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा दिए हुए कुछ रिमार्क्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए हाई कोर्ट के इन कमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए, हाई कोर्ट को ही फटकार लगाते हुए एक बात, एक ओपिनियन रखा और एक डायरेक्शन रखा फॉर ऑल द कोर्ट्स एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। हियर द टॉप कोर्ट सेट असाइड द कैलकाटा हाई कोर्ट्स ऑर्डर एंड कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स सच एज adolescent girls should control their sexual urges। यहाँ पर एक दो अडोलेसेंट बच्चों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। एंड यहाँ पर क्योंकि लड़की माइनर होती है, लड़का मेजर होता है, लड़का लड़की को अपने घर ले जाता है, अपने साथ भगा करके ले जाता है। जब लड़की के घर वाले उसको वापस लाने के लिए कहते हैं एंड ये सब चीजें होती हैं, तो यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट गिव्स अ पॉइंट ऑफ व्यू सेइंग दैट द गर्ल शुड हैव सस्टेन्ड और restrained their sexual urges instead of indulging into the sexual act, or instead of indulging into a romantic relationship with someone। लड़कियों को अपना अर्ज कंट्रोल करना चाहिए, एडोलेसेंट्स को अपना अर्ज कंट्रोल करना चाहिए। It opined that the remarks of the High Court, the Supreme Court opined that the remarks of the High Court are objectionable, प्रीची, स्वीपिंग, अनवारंटेड एंड इररेलेवेंट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ जो भी रिमार्क हाई कोर्ट ने दिया है वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, प्रीची है। प्रीची एज इन आप प्रीच करने के लिए कुछ भी प्रीच कर सकते हैं, बट आपका प्रीचिंग कोई मांग नहीं रहा है ना। यू आर इन द अथॉरिटी टू गिव जजमेंट्स, सो गिव लीगल जजमेंट्स which are based on law that has been substantiated by the legislature of the country or the judiciary of the country. You cannot give the judgments on the basis of your own personal notions and your personal beliefs. So यहाँ पर हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए आप प्रीची बातें मत कीजिए, आप ज्ञान मत दीजिए जबरदस्ती का, आप इररिलेवेंट बातें मत कीजिए, आप कोई ऐसी बात मत कीजिए जो कि किसी व्यक्ति की डिग्निटी को क्षति पहुंचा रहा हो, है ना। आप लॉ के बेसिस पर अगर कोई जजमेंट दे सकते हैं, कोई राइट या कोई लाइबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए, आप अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर मत थोपिए। द बेंच एडेड दैट सच रिमार्क्स आर एन इंसल्ट टू द राइट्स ऑफ डिग्निटी एंड privacy of the adolescents. On August 20, the Supreme Court bench set aside the impugned judgment of the High Court and restored the judgment of the Special Court to the extent of the conviction of the accused for the offences punishable under subsection 2N and section 3 and 3 and section 376 IPC and section 6 of पॉक्सो एक्ट। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवरटर्न करते हुए जो अक्यूज थे उनको यहाँ पर दोषी पाया,
जो भी एलिज धाराएं थी उनके तहत, 376 के तहत, पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत, कि जहां पर आप एक माइनर को अगर अपने साथ एंटाइज करके ले जाते हैं, अगर आप एक माइनर को अपने साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज करते हैं विदाउट द कंसेंट, विदाउट द प्रॉपर प्रोसीजर, आप उसको रोमांटिसाइज नहीं कर सकते, आप उस पूरे चीज को रोमांटिक रिलेशनशिप के तौर पे नहीं देख सकते, वो स्टेट्यूटरी तौर पे एक ऑफेंस ही है और वो ऑफेंस ही माना जाएगा। ठीक है, चलो, then moving on to the next judgment, which is Sukanya Shanta versus Union of India 2024. Again another very important relevant judgment, जहां हम बात करते हैं कि हमें एक सोसाइटी स्टैब्लिश करना है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या हमें एक सोसाइटी स्टैब्लिश करना है जिसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिसके अंदर स्टीरियोटाइप्स ना हो। वहां पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे ही स्टेट के द्वारा एक्सरसाइज करी जा रही थी, हमारे स्टेट के द्वारा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करी जा रही थी जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थी, एंड इनफैक्ट दे वर स्टीरियोटिपिकल एज वेल, दे वर स्टीरियोटिपिकल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रेसिडेंसेस, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब यहाँ पर क्या चीज को चैलेंज किया गया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी दे देती हूँ। सो सुकन्या शांता हैपेंस टू बी अ जर्नलिस्ट who finds a very disturbing element in the jail manuals. When she goes to the prison and she visits the prison, she finds that there's a prison manual which has the name of the prisoners, and along besides the name of the prisoners, there's a caste column which basically describes what their caste is, or which basically lays down which caste they belong to. अब इसके कारण जब आप कास्ट, टेक्निकली हम डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते, हमें कास्ट सिस्टम बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कास्ट वहां पे मेंशन कर रहे हैं, है ना, जो भी वहां पर कन्विक्ट्स हैं या जो भी वहां पर आपके प्रिजनर्स हैं उनकी कास्ट वहां पर साइड में उनके नाम के साथ मेंशन्ड है, विच इनडायरेक्टली शोज दैट स्टेट इज वेरी मच कंसर्न्ड विद द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, एंड दैट आइडेंटिटी इज वेरी मच कंसर्न्ड एंड अटैच्ड to the caste of that person, है ना, and on the basis of the caste of these prisoners, they were allocated the work. So people who belong to so called suppressed classes, or who belong to the suppressed classes and the so called untouchable classes as per the Varna Vyavastha, or as per the previous history of suppression, उनको काम दिया गया था मोपिंग का, क्लीनिंग का, सीवेज क्लीनिंग का, टॉयलेट क्लीनिंग का, and they were given such odd jobs. So depending on the caste, a person was allocated the odd jobs, and people belonging to the so-called upper caste were given the better works, better jobs, like उनको खाना बनाने का काम या किचन के अंदर करने का काम, इस तरीके की चीजें उनको दी गई थी। तो एक ये बहुत बड़ा एक आपका खराबी की तरह देखा गया, एंड एक कंसर्न की तरह देखा गया कि जहां हम वर्ण व्यवस्था, जहां हम कास्ट सिस्टम, जहां पर हम हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड जो रोल्स हैं उनको नेगेट करने का प्रयास करें, वहां पर हमारी ही जेल्स या हमारे ही जेल मैनुअल्स, प्रिजन मैनुअल्स, हमारा ही स्टेट एक तरीके से आपकी जाति के ऊपर आधारित आपको काम दे रहा है, या आपकी कास्ट हिस्टोरिकली क्या कर रही थी, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या कर रही थी, आपको वही काम आज भी दिया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ सीइंग और लुकिंग एट योर स्किल्स, आपको वो काम दिया जा रहा है जो आपकी जाति ने कभी किसी जमाने में किया था। दूसरा जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो था वो ये था कि एक ट्राइब्स है जिनको हम कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर डीएनटीज, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इन शॉर्ट कॉल्ड डीएनटीज। अब ये डीएनटीज क्या है, देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उन्होंने सीइंग द पैटर्न ऑफ हाउ द क्रिमिनल एक्टिविटीज वर डन, दे हैड रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड सर्टेन ट्राइब्स। कुछ हमारी ट्राइब्स थी, भारत में बसने वाली कुछ ट्राइब्स थी जो ट्राइबल एरियाज में रहने के कारण कोई खास काम ना करके अपराधों के थ्रू, रॉबरीज, डकैतीज, चोरी, इनके थ्रू, या आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर क्रिमिनल, स्ट्रेटेजाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू क्या करते थे, अपना पैसा या अपना रोजगार कमाते थे। नाउ दीज ट्राइब्स वर नोटिफाइड बाय द ब्रिटिशर्स एज क्रिमिनल ट्राइब्स, है ना, इनको क्या कहा गया था, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पर नोटिफाई कर दिया गया था हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। एंड 150 से ऊपर कुछ ट्राइब्स थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पर नोटिफाई किया हुआ था, बट व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट अवे, हमने इनको डी नोटिफाई कर दिया, यानी कि हमने इनके ऊपर ये जो स्टीरियोटिपिकल एक वो लगा हुआ था कि क्योंकि आप इस ट्राइब के हैं तो आप अपराधी ही होंगे, या क्योंकि आप इस ट्राइब के हैं आप ऑफेंसेस में ही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप इस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, आप अपनी आय या आप अपना रोजगार, आप अपना पैसा क्राइम करके ही कमा रहे होंगे। हमने उस नोशन को हटाते हुए इन्हें डी नोटिफाई कर दिया, बट स्टिल दे वर रेफर्ड टू, नाउ दे वर रेफर्ड टू एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री
और द हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसेस, इनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर आइडेंटिफाई करा जाता है और इन्हें अक्सर हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है. सो दीज डिनोटिफाइड ट्राइब्स आर रेफर्ड टू एज दी हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन दी प्रिजन मैनुअल, जो कि अगेन एक डिस्टर्बिंग बात थी कि जहां हम एक प्री ऑक्यूपाइड नोशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप एक प्री ऑक्यूपाइड नोशन के साथ साथ ही चल रहे हैं, विच ऑब्वियसली पुट सच ट्राइब्स इनटू जेपर्डी, है ना. तो यहाँ पर आपका इशू जो आया कोर्ट के सामने वो ये था कि वेदर द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन द प्रिजन मैनुअल specifically the labeling of denotified tribes as habitual offenders violate the constitutional guarantees of equality, dignity and non-discrimination. In the judgment of the Supreme Court ruled that the discriminatory provisions in the prison manual were unconstitutional, violating Article 14, 15, 17, 21 and 23. The court directed several key actions to remedy the situation. अब यहाँ पर कोर्ट ने इसको completely असंवैधानिक माना. आर्टिकल 14, 15, 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, आर्टिकल 21 जो कि आपको डिग्निटी और लिबर्टी प्रोवाइड करता है, साथ में आर्टिकल 23 सबका ही इन्फ्रिंजमेंट बताते हुए कहा कि ये कंप्लीटली असंवैधानिक है और इसको हमें करेक्ट करना चाहिए. अब करेक्ट करने के लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेजर्स बताए. सबसे पहले कहा कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें अपने प्रिजन मैनुअल्स को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और जजमेंट के कंप्लायंस में या जजमेंट को ध्यान रखते हुए अपने प्रिजन मैनुअल्स को दोबारा से बनाना चाहिए. उसी के साथ में जो आपका कास्ट कॉलम है उसको वहां से हटा देना चाहिए. द यूनियन गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू अपडेट द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 and Model Prisons and Correctional Service Act 2023 and remove the discriminatory provisions. साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया गया, हिदायत दी गई कि आप भी मॉडल प्रिजन मैनुअल को बदलिए, उसके अंदर चेंजेस लाइए और जो भी चीज आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी है उन सब बातों को भी वहां से हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए. Another guideline was that the caste column in the prison register must be deleted and the references to habitual offenders standardized in the line with relevant state legislation. दूसरा, ये जो habitual offender का टर्म है इसे भी वहां से हटा दीजिए और अगर इसे यूज करना है तो इसे इन कंप्लायंस विद द लेजिस्लेशन यूज कीजिए. भाई हर एक स्टेट ने लेजिस्लेट करते हुए प्रेस्क्राइब किया है कि कौन habitual offender होगा, कौन नहीं होगा. सो हमारा स्टेट्यूटरी लॉ बकायदा डिफाइन करता है who is a habitual offender and who's not. So instead of using a historical precedence to call somebody a habitual offender, आप वो ना करते हुए जो स्टैंडर्ड तरीका, जो स्टैंडर्डाइजेशन आपकी स्टेट लेजिस्लेशन ने क्रिएट किया है उसके तहत आप बताइए कि कौन व्यक्ति आपका habitual offender है और कौन नहीं है. Then further, the union government was directed to update the model prison manual. In addition to these directions, the court took suo motu cognizance of ongoing discrimination inside the prisons. कोर्ट ने यहीं पे साथ में एक suo motu cognizance लिया with regards to the ongoing discrimination within the prisons and साथ में आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड द बोर्ड ऑफ विजिटर्स को डायरेक्ट किया कि ये पीरियोडिकल विजिट्स करें जेल्स में जाकर के, प्रिजन्स में जाकर के और वहां पे अपने विजिट्स के थ्रू जो भी चीजें ऑब्जर्व करते देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट कंपाइल करें और वो रिपोर्ट प्रेजेंट करें सुप्रीम कोर्ट को, सो दैट उस रिपोर्ट के थ्रू ये पता चल पाए कि किस तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है और क्या और ज्यादा एक्शन लेने की यहाँ पर आवश्यकता है. इसी के साथ में आज का आखिरी जजमेंट जो कि 5वां जजमेंट है, विच इज अगेन कंसर्न्ड विद दी एसटी नोटिफिकेशन या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कैसे नोटिफाई किया जाए उस चीज के रिगार्डिंग बात करता है. नाउ द केस इज कॉल्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स. इन दिस पर्टिकुलर केस बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के दौरान बिहार गवर्नमेंट ने एक ट्राइब है कॉल्ड तंती तत्वा, इनको एक शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने एक जिसे हम कहते हैं ना कि कान सीधे नहीं पकड़ करके आपने घुमा करके पकड़ लिया, तो इन्होंने वही किया कि जो इनका मन था तंती तत्वा ट्राइब को या कास्ट को, इन्हें इस कम्युनिटी को इन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में डालना था, तो इन्होंने उठा करके आपको एक सब क्लास बना दिया. शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर एक कास्ट थी, उस कास्ट का सब क्लास बना दिया तंती तत्वा कम्युनिटी को. नाउ अगेन आपने इनडायरेक्टली वो काम कर लिया जो आपको डायरेक्टली करने के लिए मना किया गया था. अब इसको चैलेंज किया गया बाय दी भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा देखते हैं। सबसे पहले इशू देख लेते हैं, वेदर तंत्री तत्व कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेज द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट टू accommodate the members of the Tanti Tattva community in their original category of extremely backward classes and return the scheduled caste quota post filled by them to the scheduled caste category. The Supreme Court's ruling clarifies that the state government cannot unilaterally alter the list of the scheduled caste and any such action must be legislated by the parliament. तो कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर तौर पे कहा कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है कि वो क्या कर सके, आपकी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को ऑल्टर कर सके, मॉडिफाई कर सके. इट शुड बी डन properly by the act of the parliament. So if the parliament allows, if the parliament does it, then it is legal. Otherwise the state government by a notification cannot do such an arrangement. ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ बिहार कर चुका है अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट की वजह से तंत्री तत्वा ट्राइब्स को शेड्यूल्ड कास्ट की सीट्स मिल चुकी हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट को इस वजह से नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी सीट्स किसी और ट्राइब को मिल गई, किसी और कम्युनिटी को मिल गई है. तो वो सीट्स वापस तंत्री तत्वा से लीजिए और किसको लौटाइए, शेड्यूल्ड कास्ट को लौटाइए वापस से. द डिसीजन ऑल्सो बैलेंसेस द नीड फॉर लीगल कंप्लायंस विद कंसिडरेशन ऑफ इक्विटी, कंसिडरेशन फॉर इक्विटी फॉर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द स्टेट्स अनलॉफुल एक्शन. साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए जब आप तंत्री तत्वा ट्राइब से उनकी सीट्स ले लेंगे तो उनके साथ भी इनइक्वालिटी हो गई, और जो एससीज जो सीट्स जिनको मिल सकती थी सीट्स या जिनको कोटा मिल सकता था वो उससे वंचित रह गए, तो उनके साथ भी गलत हुआ है. तो द स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक सम अरेंजमेंट्स टू कॉम्पनसेट both these people who have suffered due to their incorrect decision or due to their illegal action. इसी के साथ में आज का सेशन खत्म होता है. आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू गाइज अ लॉट एंड आपकी प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प करे. अगले सेशन में मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अलग 5 जजमेंट्स के साथ में, जो वापस से 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट. तो हम एक अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग 5 जजमेंट्स लेकर के आएंगे और उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट.